हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर लास्ट क्लास तक हम लोगों ने दो इमिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर के ऊपर वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना सीखा था। हमने आपको बताया था कि दो केस बन सकते हैं, एक तो लेयर वाला, तो लेयर वाला तो बोलेगा तो ही मानना है, वरना अगर आपने दो इमिसिबल को मिक्स किया तो ये मान के चलना कि स्टिरर उसको कंटिन्यूसली मिक्स कर रहा है और उस केस में आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। उसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया भी था और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। आई होप आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो अब देखते हैं कितना आ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन था मेरे पास एक ऑर्गेनिक लिक्विड ए है, एक ऑर्गेनिक लिक्विड था ए, इमिसिबल विद H2O व्हेन बॉइल्ड टुगेदर एट 90 डिग्री सेल्सियस एट विच आपको वेपर प्रेशर ऑफ H2O दिया हुआ है विच इज 526 mm। ठीक है, और उस टाइम पर टोटल प्रेशर दिया हुआ है विच इज 736 mm। बहुत बढ़िया, ठीक है। और कह रहा है कि द वेट रेशियो ऑफ लिक्विड दैट इज मास ऑफ लिक्विड अपॉन मास ऑफ वाटर इन वेपर स्टेट इज 2.5:1 है, यानी बन गया 5/2। कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द लिक्विड। ये आपको चीजें बतानी है। तो आप देखो जिस टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बताओ किसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस मिक्सचर के ऊपर ये जो वाटर प्लस लिक्विड ए का मिक्सचर है, इसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो पी एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा। तो बताओ पी एक्सटर्नल कितना है, 736। तो ये जो 736 होगा ये प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस प्रेशर ऑफ H2O के इक्वल होगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। बताओ प्रेशर ऑफ लिक्विड ए कितना आ जाएगा, 736 माइनस 526 कितना, 210। हाँ जी, ये आ गया 210 mm। ठीक है, चलिए दोनों का आपके पास प्रेशर आ चुका है, तो आप डाल्टन्स लॉ लगा लें। अगर डाल्टन्स लॉ के हिसाब से मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O लिखूं तो बताओ वो क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इनटू टोटल प्रेशर। और अगर मैं प्रेशर ऑफ लिक्विड ए लिखूं तो वो क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इनटू टोटल प्रेशर, है ना। ये मोल फ्रैक्शन हम वेपर फेज में काउंट कर रहे हैं। तो आप दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे ही डिवाइड करोगे तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, प्रेशर ऑफ H2O अपॉन प्रेशर ऑफ ए के। जैसा मैंने आपको सिखाया मोल फ्रैक्शंस का रेशियो किसके इक्वल आएगा, मोल्स के इक्वल आएगा। इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो ये क्या बन जाएगा, मोल्स ऑफ H2O इन वेपर फेज अपॉन मोल्स ऑफ A इन वेपर फेज इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ H2O कितना है 526 और प्रेशर ऑफ A कितना है 210। रखें यहाँ से वैल्यूज। बताओ वाटर का मास क्या होगा, इस मोल्स क्या होंगे, मास अपॉन इसका मोलर मास, और A का मास, मास अपॉन इसका मोलर मास, तो हो जाएगा M इंटू A। तो आपको देखें मास ऑफ लिक्विड अपॉन H2 दिया हुआ है 5/2 वेपर फेज में, तो ये उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/5। तो 526 अपॉन 210 लिख लेते हैं इसको, तो ये बन गया 2/5, 18 आएगा नीचे इंटू MA इज इक्वल्स टू कितना हो गया 526/210। तो एक काम करें, 3 से उड़ाते हैं इसे, 3 6 18 और 3 7 जा कितना होता है 21, वहीं से 2 3 जा होता है 6। आपको यहाँ से हाँ MA की वैल्यू 526 इंटू 15 अपॉन 70 मिलेगी। अब इसे 5 से और उड़ा दो, तो 5 3 जा 15 और 14, तो ये वैल्यू बन गई 1578 अपॉन 14। ठीक है, तो आप देख लो 1578 अपॉन 14 कितना आता है, 1578 डिवाइडेड बाय 14 इट वुड बी 112.7। और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका तो आंसर आ नहीं रहा था 112.7, ज़्यादा आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा आ रहा था, कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा हो रही थी अपनी, इसलिए। चलिए खैर ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी आपको दो इमिसिबल का केस मिल जाए, ये एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। चलें आगे, चलो
अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशंस के बारे में कि क्या होते हैं आइडल सॉल्यूशंस, क्या होते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशंस। तो एक्चुअली आप इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में एंटर कर रहे हो। पहले पार्ट में तो आपने वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना सीखा, वहाँ पर मैंने आपको कॉम्पोजिशन कर्व सिखाए, एक लिक्विड कॉम्पोजिशन कर्व, एक वेपर कॉम्पोजिशन कर्व, एक वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व था और एक बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन कर्व था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सो आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशंस, आप डालें हेडिंग। ठीक है, देखो हमने गैसेस स्टेट पढ़ा था, जैसे आइडल गैसेस और नॉन आइडल गैसेस होती हैं। बताओ आइडल गैसेस क्या होती हैं? जो PV = RT को हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे क्या करती है, फॉलो, उसे तो हम क्या कहते हैं, आइडल गैस। और जो फॉलो नहीं करती है उन्हें हम कौन सी गैसेस बोलते हैं, बताओ, नॉन आइडल गैसेस बोलते हैं ना। तो बस सेम वैसा ही यहाँ पर क्राइटेरिया है आइडल और नॉन आइडल सोल्यूशन का। ऐसे सोल्यूशंस जो हर कॉम्पोजिशन पे, कहाँ पर, हर कॉम्पोजिशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, उन्हें हम लोग कैसे सोल्यूशन बोलते हैं, आइडल सोल्यूशन। यार अब ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है? तो आप देखो, ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में आपने एक लिक्विड भर दिया है, सही है। तो एक लिक्विड है यहाँ पर A, दूसरा लिक्विड है यहाँ पर B। तो A और B आपके दो लिक्विड्स हैं। मान लो आपने इसका 2 मोल लिया और इसका 3 मोल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी वेपर्स फॉर्म होंगी। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, सिर्फ डेफिनेशन रटने से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर वेपर्स बनी, जैसा मैंने आपको सिखाया था, इन वेपर्स का वेपर प्रेशर हम क्या कर सकते हैं, एक मैनोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मैनोमीटर लगा दिया, वो मुझे बता देगा कि यहाँ पर इन वेपर्स की वजह से कितना प्रेशर बिल्टअप हुआ होगा, सही है। चलिए, मुझे लिक्विड A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पता है, मान लो कुछ होता है 60 mmHg, और मुझे B का भी पता है, मान लो कुछ होता है 80 mmHg, सही है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर लगाऊंगा राउल्ट्स लॉ। ये वैल्यूज मुझे पता है, मुझे A का प्योर वेपर प्रेशर पता था, B का पता था, मिक्सचर में मैंने कितना A और B मिक्स किया वो मुझे पता है। अब मैं राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर ये हिसाब लगा रहा हूँ कि इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आना चाहिए। तो बताओ कितना आना चाहिए, P0A इंटू उसका मोल फ्रैक्शन 2/5 प्लस क्या आना चाहिए, बताओ, P0B दैट इज 80 इंटू उसका मोल फ्रैक्शन अपॉन 5। तो 240 प्लस 120 कितना हो गया, 360। 360 डिवाइड बाई 5 कितना आता है, 36 मिलीमीटर्स। क्या मैं सही हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो 36 mm इसका प्रेशर आना चाहिए। अब आप अगर मैनोमीटर से या इस मैनोमीटर से नापो, बैरोमीटर मैनोमीटर कुछ भी लगा लो, और ये प्रेशर भी अगर 36 ही आ रहा हो, तो बताओ ये सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन बना, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। 72 है, मैं फिर गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर देखो, काम की बात समझें आप, तो ये 72 आ रहा है, तो अगर ये 72 आ रहा है और ये भी 72 ही आ जाए, तो मतलब ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट्स लॉ के प्रेशर के बराबर आ रहा है, मतलब ये सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो अगर ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये जो आपने सोल्यूशन भरा हुआ है, ये कौन सा सोल्यूशन होगा, आइडल सोल्यूशन होगा। लेकिन मान लो ये प्रेशर आ गया 76, तो बताओ राउल्ट्स लॉ के हिसाब से कितना आना चाहिए था, 72, आया कितना, 76। इसका मतलब ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। या मान लो ये आ जाता 68, तब भी ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होता। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर आपको ये चेक करना है कि एक सोल्यूशन आइडल है या नहीं, तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से उसका वेपर प्रेशर निकालें। अगर वो वेपर प्रेशर उसके ऑब्जर्व्ड यानी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रेशर के इक्वल आ रहा है, तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा, अदरवाइज वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा होगा। अब देखो, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो P ऑब्जर्व्ड है, अगर वो P0A(XA) प्लस P0B(XB) के इक्वल आ जाए, यानी राउल्ट के प्रेशर के बराबर आ जाए, है ना, ये राउल्ट का प्रेशर है और ये आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर है। अगर इक्वल आ गए तो आइडल है, और अगर इक्वल नहीं आए तो सोल्यूशन कैसा होगा, नॉन आइडल। अब अगर वो इक्वल नहीं आए
तो या तो वो ज़्यादा आ सकता है या फिर वो क्या आ सकता है, कम आ सकता है। तो फिर दो केस बन जाएंगे भाई, P ऑब्जर्व्ड जो है वो राउल्ट लॉ के प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है, या फिर दूसरा P ऑब्जर्व्ड जो है वो राउल्ट लॉ के प्रेशर से क्या है, कम। तो अगर ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट लॉ के प्रेशर से ज़्यादा है तो भाई हम बोल देंगे सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। जो उसका ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो राउल्ट के एक्सपेक्टेड प्रेशर से ज्यादा आ रहा है, मतलब उससे डेविएट कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव। अगर वो उससे कम आ रहा है तो फिर हम उसे कौन सा डेविएशन बोल देंगे, नेगेटिव डेविएशन बोल देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है किसी भी सॉल्यूशन को आइडल और नॉन आइडल की कैटेगरी में डिफाइन करने का। तो आओ डेफिनेशंस लिखना शुरू करते हैं। ये तो एग्जाम्पल था आपके समझने के लिए। लिखें आइडल सॉल्यूशंस। तो आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, राइट? दीज आर द सॉल्यूशंस which follow Raoult's law over all compositions are called आइडल सॉल्यूशन। यानी अगर हम एक आइडल सॉल्यूशन की बात करें, फॉर एन आइडल सॉल्यूशन जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो राउल्ट के इक्वेशन से दिए गए प्रेशर के बराबर आना चाहिए, यानी P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के। अगर आप दो वोलेटाइल लिक्विड्स को यहाँ पर क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम डिफाइन करें नॉन आइडल सॉल्यूशंस को, बताओ नॉन आइडल सॉल्यूशंस क्या होंगे, विच डू नॉट फॉलो Raoult's लॉ ओवर ऑल कॉम्पोजिशंस। ये बात इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ कॉम्पोजिशंस पे वो Raoult's लॉ को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा फॉलो करें जरूरी नहीं है, ठीक है। डू नॉट फॉलो Raoult's लॉ ओवर ऑल कॉम्पोजिशंस आर कॉल्ड नॉन आइडल सॉल्यूशंस, ठीक। तो इनके हम लिख सकते हैं कि इनके लिए जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू राउल्ट्स प्रेशर, जो कि P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है। तो जैसा मैंने आपको भी कैलकुलेट करके सिखाया कि अगर P ऑब्जर्व्ड इसके बराबर आ रहा है तो आइडल है, बराबर नहीं आ रहा है तो फिर आपका सोल्यूशन कैसा होगा, नॉन आइडल सोल्यूशन होगा। और अगर अब आप नॉन आइडल के अंदर आ चुके हो तो नॉन आइडल के अंदर भी दो कैटेगरीज बन जाती है। आप फर्दर यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हो कि नॉन आइडल सोल्यूशंस कैन बी कैटेगराइज्ड एज, पहला solutions showing positive deviation, ठीक, solution showing positive deviation from Raoult's law, है ना, सब Raoult's law के बेसिस पर ही है। कहने का मतलब इनके लिए जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर आएगा वो Raoult's के प्रेशर से क्या आएगा, ज्यादा, ठीक है, यही इनका क्राइटेरिया है। और सेकंड दूसरी जो कैटेगरी होगी वो कौन सी होगी आपके पास, सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's लॉ। यानी इनके लिए क्या होगा, जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा वो P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी से कम। देखो आपने अगर ये पहले पढ़ा हुआ है तो आपने बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी होंगी, वो कंडीशंस नहीं है, वो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी बात करेंगे उनकी भी हम, लेकिन क्राइटेरिया यही है, वो सॉल्यूशन
जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडल होगा, जो नहीं करे वो नॉन आइडल होगा। तो अब अगर उसका ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो पॉजिटिव, और कम है तो वो कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन वाला होगा। तो देखो क्या होते हैं सॉल्यूशंस आइडल और नॉन आइडल, ये देखने के बाद अब हमें कंपेयर करनी है इनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक, हर एक की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिनके ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉलम फॉर्म के अंदर बात करते हैं। इधर हम लेंगे आइडल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, मेरे पास कॉलम के लिए जगह कम है तो आप भी 6-7 पॉइंट्स के आपको लिखने पड़ते हैं, मतलब पूरा पेज आपका काम में आएगा, ध्यान रखना आप। तो ये आइडल सॉल्यूशन है, और यहाँ पर हम कैटेगराइज कर लेते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशंस को, ठीक। नॉन आइडल सॉल्यूशंस की भी आपकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और जो दूसरे होते हैं वो कौन से होते हैं, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये अपना कैटेगराइजेशन है, और इसी के बेसिस पर हम लोग काम करेंगे। तो आई थिंक एक फ्रेम में कवर हो जाना चाहिए। हो रहा है? नहीं होगा, चलो ठीक है, अब क्या करें, नहीं होगा तो नहीं होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए पहली चीज आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनके लिए जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो बताओ किसके इक्वल आ जाए, रॉल्स लॉ के इक्वल। तो P नॉट AXA प्लस P नॉट BXP। बताओ सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन वाला कौन सा होगा, जिसके लिए P ऑब्जर्व्ड की वैल्यू, थोड़ा पास में ले आऊं क्या इनको, चलो थोड़ा पास में ले लेते हैं, शायद कुछ काम बन जाए। इसको चलो वापस से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए आप हमारे पास, मैं डायरेक्ट ही कंपेयर कर लेता हूं, एक सॉल्यूशन तो कौन सा होगा, आइडल, ठीक। दूसरा आपके पास सॉल्यूशन कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला, ठीक। और तीसरा सॉल्यूशन कौन सा होगा अपना, नेगेटिव डेविएशन वाला, ठीक है। तो आपको पता ही है ये दोनों नॉन आइडल के टाइप हैं। तो आप देखें, चाहो तो मैं ऊपर यहीं पे लिख देता हूं, ये नॉन आइडल के टाइप्स हैं। चलेगा? आ रहा है सिंगल फ्रेम में सब? चलिए, अगर आ रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। पहला आइडल सॉल्यूशन, जैसा मैंने आपसे कहा, इनके लिए जो P ऑब्जर्व्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, P नॉट AXA प्लस P नॉट BXP, ठीक। वहीं अगर आपके पास कोई एक नॉन आइडल सॉल्यूशन है, बताओ नॉन आइडल सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, जो P ऑब्जर्व्ड होगा दैट विल बी नॉट बी इक्वल टू, ऐसा करते हैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ, इन सॉल्यूशंस के लिए जो P ऑब्जर्व्ड होगा वो P नॉट AXA प्लस P नॉट BXB के इक्वल नहीं होगा। अब इसके दो केस बन सकते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। बताओ पॉजिटिव डेविएशन वाले के लिए क्या होगा, जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा वो P नॉट AXA प्लस P नॉट BXB से ज़्यादा होगा। अभी देखना इससे बहुत कुछ सीखने वाला है आप ये चीज़ों से। सिमिलरली बताओ यहाँ नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर होगा वो P नॉट AXA प्लस P नॉट BXB से क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो होगा आपका क्राइटेरिया पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और आइडल सॉल्यूशन का। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो आप प्रॉपर्टीज़ रटे नहीं, इसलिए मैं आपको चीज़ सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो P नॉट AXA प्लस XB के बराबर है। थोड़ा सा आप देखना इनमें क्या होता है, आप एक आइडल सॉल्यूशन के लिए चीज़ ध्यान रख लें। भाई आइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे हम यहाँ 3 टाइप के फोर्स लिखते हैं, एक होता है AA टाइप। तो AA टाइप का फोर्स किस किस के बीच में काम करेगा, चलो हम मान लेते हैं कि A है मेरा सोल्यूट, है ना, हम 2 लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं, उसमें A एक सोल्यूट है, ये कोई भी एक लिक्विड हो सकता है। तो AA टाइप के फोर्स हो गए जो किसके अंदर काम कर रहे होंगे, बताओ प्योर A में। ऐसे ही दूसरे फोर्स होते हैं BB टाइप। बताओ BB टाइप के फोर्स किस में काम कर रहे होंगे, प्योर B में। और जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे, मिक्स, तो बताओ कौन सा फोर्स आएगा, AB टाइप।
तो ए बी टाइप का फोर्स किस में काम कर रहा होगा, मिक्सचर में या फिर बोल दो सॉल्यूशन में, है ना। अगर दोनों अपने मिसिबल कंपोनेंट्स हैं, मिसिबल का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं सारे, तो इस तरह से अगर आप दो लिक्विड्स को मिक्स करो तो ए टाइप होते हैं प्योर ए में, बी बी टाइप होते हैं प्योर बी में, और ए बी टाइप किस में बनेंगे, सॉल्यूशन के अंदर। तो ये क्या कह रहा है कि ए का पार्शियल प्रेशर, भाई इसको आप ए का पार्शियल प्रेशर बोलते हो पी ए, बताओ इसको क्या बोलोगे, बी का पार्शियल प्रेशर। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के क्या आ रहा है, सम के बराबर आ रहा है। तो यहां से हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो लिक्विड में ए बी टाइप के फोर्स काम कर रहे होंगे वो प्योर ए में ए टाइप और प्योर बी में बी बी टाइप फोर्सेस के क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो ये एक सिंगल प्रॉपर्टी है जो आपको आइडियल सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखनी है, दैट इज ए बी टाइप इंटरैक्शंस इज इक्वल्स टू क्या होते हैं, ए टाइप और बी बी टाइप। मतलब तीनों टाइप के इंटरैक्शंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये आपके आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो। अब आप देखना ध्यान से सिंस यहाँ पर ए और बी बी टाइप के इंटरैक्शन सेम है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, उससे यहाँ पर क्या बनेंगी, वेपर्स बनेंगी। वेपर्स बनेंगी तो यहाँ पर कुछ प्रेशर आएगा, इसको मैं ऑब्जर्व्ड प्रेशर बोल रहा हूँ। और अगर ये एक आइडियल सॉल्यूशन है तो ये प्रेशर रॉल्ट के प्रेशर के बराबर आ जाएगा, सही है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, बताओ यहाँ का ऑब्जर्व्ड प्रेशर रॉल्ट के प्रेशर से क्या आ रहा है, ज़्यादा। तो बताओ ज़्यादा आने का मतलब क्या, ये एक सॉल्यूशन था मेरे पास, इसका जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो रॉल्ट के प्रेशर से ज़्यादा रहा है। बताओ अगर रॉल्ट के प्रेशर के बराबर होता तो ये आइडियल सॉल्यूशन ही होता। तो अब मैं इस सॉल्यूशन को आइडियल से कंपेयर कर रहा हूं, बताओ इस सॉल्यूशन का प्रेशर आइडियल के प्रेशर से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। बताओ इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि क्योंकि यहाँ का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पर वेपर्स भी क्या बन रही होंगी, क्या बन रही होंगी, ज़्यादा बन रही होंगी। बोलो क्या मैं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, तो ये बात बता दो आप मुझे। ऑब्वियसली बोल सकता हूँ, नहीं अब आवाज आएगी, सॉरी। तो देखो अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहां का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ये पक्का है कि यहां पर वेपर्स फॉर्म भी क्या हो रही होंगी, ज्यादा। अब आप मुझे बताओ अगर यहां पर ज्यादा वेपर्स फॉर्म हो रही है तो यहां पर ए बी टाइप के इंटरेक्शन यहां वाले इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे, वीक होंगे ना। वीक होंगे तभी तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा और ए और बी के वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही, आ रही ना। तो आइडियल सॉल्यूशन में तो ए बी टाइप के इंटरेक्शन ए और बी बी टाइप के इक्वल थे, लेकिन यहां पर ए बी टाइप के इंटरेक्शंस बताओ क्या होने चाहिए, वीक होने चाहिए। देन कौन सा, ए और बी बी टाइप, ताकि आपकी वेपर्स क्या हो सकें, आसानी से फॉर्म हो सकें। तो अब आप देखो खुद अपनी प्रॉपर्टी डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर बताओ यहाँ पर टाइम पॉइंट क्या बनेगा आपका कि ए बी टाइप इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए और बी बी टाइप। समझ में आ रहा है। तो बताओ फिर इस केस में क्या होगा। हाँ जैसा कि आपको दिख रहा है, हम वापस से डब्बा बनाते हैं एक और। डब्बे का अगर आप देखें, अब जो आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो आइडियल के प्रेशर से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अगर वो आइडियल के प्रेशर से कम आ रहा है तो बताओ यहाँ पे वेपर्स भी क्या बन रही होंगी, कम। और अगर यहाँ वेपर्स कम बन रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ए बी टाइप का इंटरेक्शन जो है वो क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा नहीं और यानी अट्रैक्शन फोर्स आसानी से ब्रेक होगा नहीं, और ए और बी के वेपर्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर आपका सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो उसके लिए जो ए बी टाइप के इंटरैक्शंस हैं दो शुड बी स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी टाइप। तो आप लैंग्वेज भी ऐड करना साथ में कि ए बी टाइप इंटरैक्शंस आर वीकर, वीकर देन कौन से, ए एंड बी बी टाइप। और यहां आप लिख सकते हो कि ए बी टाइप इंटरैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी टाइप। तो ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और ये आपके बहुत काम में आने वाली है,
क्योंकि अभी आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे सिर्फ आपको कंपाउंड की शक्ल देखकर पहचानना होगा कि वो सॉल्यूशन आइडल है या फिर नॉन आइडल है। सही है, चलें आगे। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आइडल सॉल्यूशंस की। तो अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन एक आइडल सॉल्यूशन है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके लिए जो फाइनल वॉल्यूम होता है, यानी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग कितना होता है, 0, यानी वी फाइनल की वैल्यू दोनों लिक्विड्स के वॉल्यूम के सम के बराबर होती है। ये चीज़ हम लोगों ने जब मोल कंसेप्ट पढ़ा था, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग पढ़ी थी, वहां पर भी डिस्कस की थी। ठीक, अब आप आ जाओ पॉजिटिव डिविजन वाले पे। तो पॉजिटिव डिविजन वाले पे क्या होता है, अब बहुत आसान है याद रखना, पॉजिटिव वाले के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग होती है पॉजिटिव, जो वी फाइनल है उसकी वैल्यू बताओ V1 प्लस V2 से क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और नेगेटिव वाले के लिए जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग होता है डेल्टा वी मिक्सिंग वो हो जाता है लेस देन 0, तो V फाइनल क्या होगा, V1 प्लस V2 के से कम। इसको आप ऐसा बोल सकते हो कि देखो यहाँ पर तो क्या होते हैं, सारे इंटरेक्शन सेम टाइप के थे, तो जो मॉलिक्यूल्स की क्लोजनेस थी उसमें कोई चेंज नहीं आया, आप ऐसा मान के बोल सकते हो। तो बेसिकली सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या रही, सेम। आपने दो लिक्विड्स को मिक्स किया तो उनका मास तो क्या रहेगा, जितना मिलाने से पहले था उतना ही मिलाने के बाद रहेगा। मान लो 10 ग्राम ये लिया, 10 ग्राम ये लिया, मिक्स किया तो कितना हुआ, 20 ग्राम, तो मिलाने के बाद भी 20 ग्राम ही रहेगा। चेंज क्या हो सकता है, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाए तो बहुत पास आ जाएंगे तो उनकी डेंसिटी बढ़ सकती है, ये रिपल्शन हो जाए तो दूर चले जाएंगे, डेंसिटी क्या हो सकती है, कम। तो डेंसिटी बढ़ने और कम होने की वजह से क्या हो सकता है, आपका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अपन डेंसिटी पे डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे ही आप मिक्स करते हो दोनों सॉल्यूशंस को, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, मास तो सेम रहता है लेकिन डेंसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका जो वॉल्यूम चेंज होता है वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव, मतलब वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज। तो ये आप ध्यान रखना, पॉजिटिव डिविजन वाले सॉल्यूशंस के लिए सिंस ए बी टाइप के इंटरेक्शंस क्या हैं, वीक हैं, तो बताओ मॉलिक्यूल्स बहुत पास आएंगे या दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो पैकिंग क्या होगी, थोड़ी लूज होगी, बताओ लूज होगी तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, और अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा आपका, इंक्रीज। इसलिए पॉजिटिव डिविजन वाले सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगी, पॉजिटिव, जबकि नेगेटिव वाले के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगी, नेगेटिव, कह सकते हैं। सेम इसी तरह तीसरी चीज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है, 0। अब ये डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है कि जब आपने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया तो मिक्स होने पर क्या होगा, उनकी वेपर्स फॉर्म होंगी, है तो दोनों वोलेटाइल है ना, तो हम उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब वो मिक्स हो रहे हैं तो ए टाइप और बी टाइप दोनों इंटरेक्शंस क्या हैं आपके, सिमिलर है। बताओ सिमिलर है तो यहाँ पर कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितनी एनर्जी आपको ए टाइप बॉन्ड को तोड़ने के लिए देनी होगी उतनी एनर्जी आपको किसको तोड़ने के लिए देनी होगी, बी टाइप बॉन्ड को तोड़ने के लिए देनी होगी। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर आपकी डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगी, 0। वहीं पॉजिटिव डिविजन वाले सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। ये क्यों हो रहा है, आप देखो कौन से अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ए बी टाइप या ए टाइप। तो अगर आपको ए बी टाइप बनाना है तो पहले ए टाइप और बी टाइप को ब्रेक तो करना पड़ेगा, होगा ना। आपने ए और बी को मिक्स किया तो जब तक ए टाइप का बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक ए बी टाइप का बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना। तो क्या होता है, मेरा एक दोस्त है वो हमेशा यही कहता है कि भाई कोई भी नया बॉन्ड बनाने के लिए आपको पुराना बॉन्ड क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो आपको नया बॉन्ड बनाना है ए बी, और तो पुराने बॉन्ड कौन से थे, ए और बी थे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। तो देखो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। इसलिए जब आप दो पॉजिटिव डिविजन वाले सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे तो उनका डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आएगा, पॉजिटिव। आप चाहें तो यहाँ रीजन लिख सकते हैं एज मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए एंड, तो छोटा लिखा हुआ है जगह का मेरे पास, तो आप ठीक से लिख लेना, इसको डिक्टेट कर रहा हूं। एज मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए एंड बी टाइप अट्रैक्शन एज कंपेयर टू ए बी टाइप। ठीक है, तो आपके रिवीजन के लिए कभी रिवाइज करो तो आप, पर ध्यान रखना वहां पर ऐसा नहीं था,
वहां पर तो सिमिलर टाइप के बॉन्ड थे, तो आसानी से ए और बी ब्रेक होकर ए बी टाइप का फोर्स बना सकते हैं। बताओ यहां पर क्या होगा, यहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगी, लेस देन 0 होगी। अब देखो फिर से वही चीज, अब ए बी टाइप के अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो सोल्यूट आसानी से ब्रेक होकर क्या बनाना चाहेगा, ए बी टाइप के बॉन्ड्स बनाना चाहेगा, है ना। तो क्या होगा, अब ए बी बॉन्ड तोड़ने के लिए, मतलब अब ए बॉन्ड तोड़ने और बी बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू ए बी बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो इस केस में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई देखो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रहे हैं ए और बी में, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज। तो उस केस में वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज। बाकी रीजन सेम है, जो रीजन यहां था वही रीजन यहां पर है। आप सिंपल लिख सकते हो एज लेसर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो एनर्जी क्या होगी आपकी, अल्टीमेटली रिलीज हो जाएगी। रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए एंड बी टाइप अट्रैक्शन एज कंपेयर टू ए बी टाइप। ठीक है, तो ये तो लॉजिक की बात, बाकी याद रखना तो बहुत ही आसान है। आइडल के लिए दोनों ही क्या होते हैं, 0, डेल्टा वी भी और डेल्टा एच भी। तो पॉजिटिव वाले के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वाले के लिए क्या होते हैं, नेगेटिव। तो याद रखना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, बस आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए। सही है, अरे रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की। तो आप उन्हें कभी भूलो नहीं, उसके लिए मैं आपको 2 फॉर्मूले बताता हूं कि आप जब भी, वैसे तो ये फॉर्मूले हम आइडल गैसेस के लिए बनाते हैं, लेकिन ये किसी भी मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। अगर आपको किसी सोल्यूशन के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनता है NRT RT N1 इंटू ln x1 प्लस N2 इंटू ln x2। यहां पर x1 और x2 होते हैं मोल फ्रैक्शंस। क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शंस। ठीक, और अगर आप यहां से निकालो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, तो देखो जैसे मैं आइडल सॉल्यूशन के लिए बात करूं, आइडल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग कितना है, 0। तो हम थर्मोडायनेमिक्स से अगर थोड़ी बात करें, बताओ डेल्टा जी मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग बनेगा। तो आप देखो अगर डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है तो बताओ यहां से डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू आपको कितने मिल जाएगी, डेल्टा जी मिक्सिंग माइनस साइन के साथ अपॉन टी। बोलो मिलेगा, तो अगर मिलेगा तो अब आप देखो वैल्यू रखो, यहां से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू देखो लेस देन 1 आएगी। अच्छा पहले तो वैल्यू रख दो, तो देखो टी से टी हो जाएगा कैंसिल, ये बन जाएगा माइनस आर N1 ln x1 प्लस N2 ln x2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, सिंस मोल फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होता है, तो बताओ ये दोनों वैल्यूज हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव। ये दोनों वैल्यूज हमेशा नेगेटिव है, तो बताओ डेल्टा जी मिक्सिंग भी हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। यानी अगर आप 2 सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो, चाहे वो आइडल हो चाहे वो नॉन आइडल हो, देखो मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 है, तो आपका डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। दूसरा डेल्टा एस मिक्सिंग, वैसे आपको दिख रहा है अगर डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव है तो बताओ डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा क्या आने वाला है, आपका पॉजिटिव आने वाला है। अब वो चाहे सोल्यूशन आपका आइडल हो चाहे नॉन आइडल हो, क्यों, क्योंकि डेल्टा जी सबके लिए नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से डेल्टा एस सबके लिए क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप देखो ये था प्योर लिक्विड ए, ये था प्योर लिक्विड बी। ठीक है, अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया अंदर, तो बताओ जो मिक्सचर बना उसमें ए और बी दोनों होंगे, जबकि सिर्फ प्योर ए में तो सिर्फ ए ही था। तो इधर सिर्फ ए है, इधर ए और बी दोनों हैं, बताओ रेंडमनेस कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पर ए और बी ज़्यादा है ना। आप ऐसे समझ सकते हो, एक रूम है उसमें सिर्फ ब्लैक चूहे हैं, ब्लैक माउस 100, एक दूसरा रूम है उसमें भी 100 माउस हैं लेकिन ब्लैक प्लस वाइट दोनों हैं, बताओ आपको रैंडम कहाँ दिखेगा, वहाँ तो सब ब्लैक ब्लैक होगा, है ना, सारा ही काला हुआ है ना, ब्लैक ब्लैक। देखिए ब्लैक मूवी आपने, ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, ब्लैक वाइट दोनों होगा। तो रैंडमनेस अगर हम डिफाइन करेंगे तो रैंडमनेस ज़्यादा कहाँ पर होगी, जहाँ पर 2 अलग अलग स्पीसीज आपके पास प्रेजेंट होंगे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जब आप सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे तो डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा क्या आएगा, आपका पॉजिटिव,
और अगर ये सॉल्यूशंस फॉर्म हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ये स्पॉन्टेनियस है नेचर में, और अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा जी मिक्सिंग कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये आप ध्यान रखें, इन सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया तो मैं यहां से गायब कर रहा हूं, मुझे जगह चाहिए। बताओ यहां पर भी डेल्टा जी मिक्सिंग कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और यहां पर भी डेल्टा जी मिक्सिंग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और अगर मैं बात करूं डेल्टा एस मिक्सिंग की तो वो तीनों ही केस में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग का साइन डिफर करता है, लेकिन डेल्टा जी और डेल्टा एस मिक्सिंग के साइन तीनों के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं। कॉपी करें। फिर इसमें एक और पार्ट है जिसमें आपको ये पहचानना होता है कि कौन सा सॉल्यूशन कब आइडल होगा और कब नॉन आइडल होगा। तो आप कॉपी करके मुझे जगह दें, फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये भी लिख लेना कहीं आपके काम में आ जाए तो। चलो फिर देखो दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम की चीज़ें, अब ये सब प्रॉपर्टीज तो आपको याद रह ही जाएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जगह बनाता हूँ। अब आपको क्या करना है, एक तो ग्राफ्स रीड करने आने चाहिए। क्या रीड करने चाहिए, ग्राफ्स। तो ग्राफ में सिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको एग्जांपल सिखाऊं कि कैसे आप एक मिक्सचर की शक्ल देखकर बता सकते हो कि वो मिक्सचर आइडल होगा या नॉन आइडल होगा। ध्यान दें, आइडल सॉल्यूशन, आपने देखा आइडल सॉल्यूशन में जो ए बी टाइप के इंटरेक्शंस हैं वो ए और बी बी टाइप के इंटरेक्शंस के बराबर होनी चाहिए। तो अगर इनके एग्जांपल्स में आप देखें, जनरली लिक्विड्स ऑफ सेम नेचर अगर आप मिलाओगे, सेम टाइप ऑफ या सेम कैटेगरी ऑफ बॉन्ड्स, मैं तो सिंपल सेम नेचर बोल रहा हूं, है ना। सेम नेचर में वही बॉन्डिंग का नेचर सेम होना चाहिए जिनके अंदर बॉन्ड्स। जैसे मैं मिक्स करूं इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस इथाइल आयोडाइड C2H5I। तो देखो C2H5 कार्बन Br पोलर बॉन्ड बनेगा, कार्बन आयोडीन पोलर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पोलर नहीं होगा, दोनों के बीच में वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा। तो जो फोर्स इथाइल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करेगा, सेम वही फोर्स इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड के बीच में भी क्या करेगा, काम करेगा। मतलब यहाँ पर ए बी टाइप के फोर्सेस ए टाइप और बी बी टाइप के इक्विलेंट है, आसपास है ना। एग्जैक्ट आइडल तो नहीं मिलता है, लेकिन कई सॉल्यूशंस नियर टू आइडल बिहेव करते हैं, ये उन्हीं के एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही बेंजीन, तो बेंजीन को आप मिक्स कर दो टोलुइन से, तो दोनों का नेचर क्या है, सेम। इसलिए भी क्या सॉल्यूशन बनाएंगे, आपके पास आइडल सॉल्यूशंस बना सकते हैं, ठीक है। और आप एग्जांपल देखो, आप ले लो एन हेक्सेन और उसको मिक्स कर दो एन हेप्टेन के साथ, तो दोनों ही सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन बना रहे हैं। दोनों में ही जो अट्रैक्शन फोर्सेस का टाइप होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम। ऑल्दो हेप्टेन में अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़े से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए दोनों क्या करेंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे जो नियर टू क्या शो कर रहा होगा, आइडल बिहेवियर शो कर रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अगर आप सेम नेचर के सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, सेम नेचर के सॉल्यूशंस को, तो आपके पास जो सॉल्यूशन बन रहे हैं उन्हें हम कौन से सॉल्यूशन बोलते हैं, आइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आप देखें पॉजिटिव डिवीजन। पॉजिटिव डिवीजन का अगर मैं आइडिया लगाऊं तो जो आपके पास ए बी टाइप का इंटरेक्शन है वो ए टाइप और ए बी टाइप से क्या होना चाहिए, वीक। तो आप सोचो दो चीजें हैं ए और बी, इनके बीच का इंटरेक्शन वीक तब होगा जब दोनों का नेचर क्या हो, अपोजिट। एक पोलर को नॉन पोलर के साथ मिक्स कर दो, अपोजिट नेचर हो गया। दोनों में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। तो अगर आप अपोजिट नेचर के लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हो, है ना, लिक्विड्स ऑफ अपोजिट नेचर, तो वो जनरली कौन सा सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डिवीजन। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं CCl4 के साथ मिक्स कर दूं CHCl3। CHCl3 जानते हो ना, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म।
क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो देखो ये बेचारा नॉन पोलर, ये पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, ये दोनों कभी भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। मैं वाटर के साथ मिक्स कर दूं इथेनॉल C2H5OH, तो वाटर में तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वाटर प्लस इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत वीक होती है या ऑलमोस्ट होती नहीं है। इसी तरह आप वाटर के अंदर मिक्स कर दो किसको, इथेनॉल को मिक्स कर दो, सही है। आप वाटर के साथ क्या मिक्स कर दो, CCl4 मिक्स कर दो। तो ये सारे सॉल्यूशंस आपके कैसे सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डिविजन, जिनके अंदर क्या किया आपने, दो अपोजिट नेचर के लिक्विड्स को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। तो उन्हें हम लोग कौन से सॉल्यूशंस बोलते हैं, सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डिविजन। तो रट नहीं सकते हो आप, एग्जांपल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि अगर दो अपोजिट नेचर के लिक्विड्स वहां रखे गए हैं तो फिर उनके अंदर क्या होगा, क्या शो करेगा, वो पॉजिटिव डिविजन शो करेगा। वहीं अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट हो जाए बिटवीन A एंड B, लाइक केस हो जाए हाइड्रोजन बॉन्ड बनना लग जाए, जो आपने दो लिक्विड्स मिक्स किए उनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल H2O प्लस HNO3, तो H2 और HNO3 में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। H2O के साथ आपने कोई हेलोजन एसिड मिक्स कर दिया, HX, HCl, HI, HBr, सब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। HF, HCl की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे आपने मान लो बेंजीन के साथ C6H6 के साथ क्लोरोफॉर्म मिक्स कर दिया। अब बेंजीन में क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसके साथ ही क्या कर सकता है, इसका जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हाइड्रोजन है वो इंटरैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस जनरेट हो सकते हैं। जैसे आप क्लोरोफॉर्म के साथ, ये कॉमन एग्जाम्पल होता भी है, क्लोरोफॉर्म के साथ आप एसीटोन मिक्स कर दो, CH3COCH3, तो यहाँ पर भी क्लोरोफॉर्म का जो पोलर हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के साथ क्या शो कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है मतलब AB टाइप के इंटरेक्शंस क्या होंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू AA और BB टाइप, तो फिर वो सॉल्यूशन आपका कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, नेगेटिव डिविजन वाला सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये एग्जांपल्स आपको रटने नहीं है, आपको चीज़ सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है कि सिमिलर टाइप के फोर्सेस वाले सॉल्यूशन को मिक्स किया तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, अगर अपोजिट नेचर को मिक्स कर दिया तो नॉन आइडियल बनेगा, और अगर इनके बीच में पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की तो फिर वो सॉल्यूशन कैसा होगा, नेगेटिव डिविजन वाला सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रही बात आपको? तो ये आप एग्जांपल्स भी कॉपी करें तीनों के, हो गया। चलो एग्जांपल्स के बाद हम ग्राफ से भी पहचानते हैं। कौन से ग्राफ से, याद करो मैंने आपको वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व बनाया था जब सबसे पहली बार राउल्ट्स लॉ पढ़ाया था। कोई नहीं, अभी याद आ जाएगा, मैं दोबारा बना देता हूँ, बड़ी बात नहीं है। तो आओ दोबारा से उस ग्राफ को बनाते हैं। तो जो अपना ग्राफ था वो कुछ ऐसा था कि हमने एक बॉक्स बनाया था, इधर था आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इधर था मोल फ्रैक्शन, यहां हम लिखते थे A प्योर A है, यहां पर B कितना है 0, यहां पर A कितना है 0 और B कितना है 1, सही है। तो जब A 1 है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन रहा होगा, प्योर A, तो उसको मैं P0 ऐसे लिख रहा हूँ। जब यहाँ पर A 0 है B 1 है तो सिर्फ और सिर्फ कौन रहा होगा, प्योर B, जिसको मैं P0 B से दिखा रहा हूँ, ठीक है। दोनों को कनेक्ट कर दो, ऐसा करो थोड़ा ऊपर लिखा देता हूँ, अब आप जानते हो बड़ी मुश्किल से तो सीधी लाइन बनती है मेरी, ठीक है। तो ये तो दिखाता था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को, जो कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से आता है P0 A XA प्लस P0 B XB, सही है। अब अगर मैं यहाँ पर दो अलग अलग कलर की लाइंस बना रहा हूँ, ठीक है, आप देखें ध्यान से, जय हनुमान जी महाराज, सीधी बन गई। ये बताओ किसका ग्राफ होगा, PA का। एक और बार जय हनुमान बोलते हैं, इस बार तो लफड़ा हो गया, श्राप मिल गया इस बार। खैर आप समझ सकते हैं, मेरी भावनाओं को समझें, लाइन की भावनाओं को ना समझें, मास्टर की भावनाओं को समझें। बताओ ये ग्राफ किसका होगा, PB का, ठीक है। तो ये ग्राफ है कौन से सॉल्यूशंस के लिए, नहीं यार ये कर्व दिख रहा है पूरा ही,
कर्व तो बनेगा ही बनेगा। सही है। चलो ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ है पी ए और ये ग्राफ किसका है, पी बी, और ये ग्राफ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। तो ये सब है राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से आपके ये ग्राफ्स बनने चाहिए। अब ये तो है आइडल सॉल्यूशन के लिए। अगर आप आ जाओ नॉन आइडल में, उस सॉल्यूशन के लिए जो कौन सा डिविजन शो कर रहा है, पॉजिटिव, तो देखें ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, आपने एक बात नोटिस की, मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ सीधी नहीं आती, लेकिन ऐसे हमेशा आती है। ये टैलेंट है मेरे अंदर भी। तो देखो पी नॉट ए, पी नॉट बी, ठीक है। ये जो डॉटेड ग्राफ्स हैं ये बेसिकली राउल्ट्स लॉ के हिसाब से हैं, लेकिन हमारा सोल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। उसका वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के प्रेशर के बराबर नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो अब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ राउल्ट लॉ के ग्राफ से क्या आना चाहिए, ऊपर। जब आप पॉजिटिव डिविजन वाले सॉल्यूशन का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये बन गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ, हाँ ऑब्जर्व्ड का, जो कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से ज्यादा है। तो ग्राफ की शक्ल देखते ही आपको ये बताना आना चाहिए कि हाँ भैया ये कौन से सॉल्यूशन का ग्राफ है, उस सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव डिविजन शो कर रहा है। अच्छा बताओ, ये ग्राफ किसका है, पीबी का है ना। तो पीबी का ग्राफ भी कहां से जाएगा, फिर ऊपर से ही जाएगा। अगर ये ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब पीए की वैल्यू पीबी से, मतलब राउल्ट वाले से ज्यादा आ रही होगी। सेम ऐसे ही ये जो वाला ग्राफ है, ये ग्राफ भी ऊपर से जा रहा होगा। तो इस तरह से ये ग्राफ बन गया पीबी का, ये ग्राफ बन गया पीए का, और बताओ ये ग्राफ किसका बनेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो अब आप मुझे बताएं कि ये ग्राफ कैसा बनेगा। नजर लग जाती है लोगों की बोलते ही, बोलना ही नहीं चाहिए। चलिए, तो ये फिर से क्या बन गया अपना पी नॉट ए, ये क्या बन गया पी नॉट बी, और बताओ ये क्या बनेगा पी सॉल्यूशन। और अब अगर आपका सॉल्यूशन नेगेटिव डिविजन शो कर रहा है तो सारे ग्राफ्स कहां से जाएंगे, नीचे से। और ये आपके पास जो बनेगा सॉल्यूशन, वो कौन से सॉल्यूशन का ग्राफ है, नेगेटिव डिविजन का। और ध्यान दें ये कौन सा ग्राफ है, दिस इज वेपर प्रेशर, नहीं दिस इज वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व, ठीक है। अभी तो हमने वेपर प्रेशर बनाए, याद करो, दिमाग पे जोर डालो। मैंने आपको एक और कंपोजिशन कर्व सिखाए थे, बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन। क्या सिखाए थे, बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व। तो उनकी मैं बात कर सकता हूं यहाँ पर। खैर अभी आप देखें ये 3 सॉल्यूशंस हैं। अब आपको ग्राफ देखकर बताना आना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविजन शो कर रहा होगा, कौन सा नेगेटिव शो कर रहा होगा, और कौन सा सॉल्यूशन आइडल सॉल्यूशन होगा। तो जहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बन रही है वो आइडल है, जहाँ पर ऊपर से जा रही है वो पॉजिटिव है, और जहाँ नीचे से जा रही है वो कैसा है, नेगेटिव है। कॉपी करें। चलो तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व अपन काम में लेंगे जब मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, एजियोट्रॉप्स। अभी तो मैं आपको कुछ एक छोटे मोटे क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपसे इस टाइप के ऊपर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग will form a solution showing नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। एक्चुअली क्वेश्चन कुछ और था, बट अभी चला लेते हैं काम, वो बाद में फिर करेंगे हम। तो आपके पास ऑप्शन है पहला C6H6
प्लस C6H5CH3, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका HNO3 प्लस H2O, ऑप्शन सी C2H5OH प्लस H2O, एंड ऑप्शन नंबर डी है N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन। कौन सा होगा? बी। सिंपल है। क्यों? क्योंकि देखो सेम नेचर, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती है, ये पॉजिटिवेशन शो करेगा। सेम नेचर, तो ये आइडल, ये पॉजिटिव वाला HNO3 हाइड्रोजन H2O, दोनों में क्या होगी? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब बताओ ये सोल्यूशन कौन सा डिविजन शो कर रहा है? नेगेटिव डिविजन शो कर रहा है। तो जो मैंने सिखाया अगर आपने वो सीख लिया है तो इन क्वेश्चंस में तो आप कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते हो। क्यों? अब क्या देखना है? सेम नेचर तो आइडल, अपोजिट नेचर तो पॉजिटिव, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो सोल्यूशन क्या शो कर रहा होगा? नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा होगा। सही है। चलिए इसके बाद मैं आपको एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाऊं, जो मैंने आपको आज पढ़ाया ये उसी का एप्लीकेशन है, और आप इस पे थोड़ा दिमाग लगाएं। ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व करेक्टली रिप्रेजेंट्स the thermodynamic properties of 1 mole of an ideal binary solution। ठीक, तो एक आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को कौन सा कर्व करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपको ग्राफ कुछ दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, 4 ग्राफ्स हैं, तो मैं पहले 4 बॉक्स बना लूँ, ग्राफ उसी के बाद बनाऊंगा, उसी के अंदर कंटेन करके। ये ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी। ये लाइन है 0, इधर है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। 0 पॉजिटिव नेगेटिव, 0 पॉजिटिव नेगेटिव, 0 पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, देखिए ग्राफ है ये ग्राफ है डेल्टा जी मिक्सिंग का बोल रहा है, ये बोल रहा है टी डेल्टा एस मिक्सिंग, और इधर एक और ग्राफ बनाया है ऐसे उल्टा करके, यह है डेल्टा एच मिक्सिंग। ठीक है, चलिए दूसरा ग्राफ बनाया ये, अगेन ये है डेल्टा जी मिक्सिंग, इसको ये कह रहा है डेल्टा एच मिक्सिंग, और इस वाले ग्राफ को ये कह रहा है टी डेल्टा एस मिक्सिंग। ठीक है, समझ गया ना, खेल रहा है बस। अब ऐसे ग्राफ बनाते जाओ, पहले तो सारे ग्राफ बना दो। ठीक है, ये हो गया टी डेल्टा एस मिक्सिंग, ये हो गया डेल्टा एच मिक्सिंग, और ये हो गया डेल्टा जी मिक्सिंग। ठीक है, सिमिलरली ये उल्टा कर देते हैं, इसको बोल दिया डेल्टा जी मिक्सिंग, नहीं ये हो गया टी डेल्टा एस मिक्सिंग, ये हो गया डेल्टा जी मिक्सिंग, और ये हो गया डेल्टा एच मिक्सिंग। ठीक है, कर सकते हैं। तो वैसे तो मेरे हिसाब से आपको आंसर देखते आ जाना चाहिए, है ना। चलो डिस्कस कर लेते हैं, क्या छोड़ें इस क्वेश्चन को, बहुत आसान सा है, वैसे दिखने में आपको डरावना लग रहा है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले प्रूव करके आपको बताया था कि जब एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म होगा तो उसका डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव। डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। और डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होगा? 0। तो देखो डेल्टा एच मिक्सिंग 0, नेगेटिव, डेल्टा जी मिक्सिंग आ रहा है नेगेटिव, और डेल्टा एस मिक्सिंग कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। कर सकते हैं। तो ये थे अपने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। अभी
2 साल पहले ही जेई के अंदर इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो वो क्वेश्चन अभी मेरे पास है नहीं, मिला? हाँ शायद, चलो मैं एक बार देखता हूँ, वो क्वेश्चन मिल जाता है तो अभी कर ही लेते हैं उसको, वरना फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास करवाऊंगा, है ना। देखते हैं, चलो तो वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास करवा दूंगा। आज एक्चुअली वो कहीं मेरे पास से मिसप्लेस हो गया और मुझे ठीक से याद भी नहीं है, तो पूरा एक्चुअल क्वेश्चन क्या था वो हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म सिखाने वाला हूँ जिनको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, कैसे हम उनको डिफाइन करते हैं, ये हम सीखेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।